हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होगी आपके लिए। और आज की वीडियो में हम पूरे हिंदी के टॉप 30 प्रश्न को कवर करेंगे। और जो हिंदी के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके विगत यूपी टेट के परीक्षा से रिलेटिव हैं और यूपी टेट में बने हुए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके आगामी जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है जो 2026 में है जनवरी में, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो क्या है दोस्तों, उर्वशी है, को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जिसका नाम उर्वशी है और इसी के एवज में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था उर्वशी के रचना के लिए। याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर से। यह आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और 2 बार प्रश्न बना हुआ है यूपी टेट में। ठीक है, आगे देखते हैं निर्णय में उपसर्ग क्या होगा। याद रखेंगे एक शब्द है जिसका नाम है निर्णय और उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका निर्माण करते हैं। तो नी होगा कि आपका नीर होगा कि आपका ई होगा कि आपका नी होगा। तो याद रखेंगे कि निर्णय जो शब्द है इसमें इसका निर्माण जो है वह निर्धन अड़य से होता है और इसका जो उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। याद रखेंगे जो विसर्ग होता है उसका जो प्रयोग होता है तद्भव भी होता है, तत्सम भी होता है और याद रखेंगे जो संकर शब्द है ना इसमें नहीं होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं और इनमें विसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है तो जो बुद्धिजीवी है दोस्तों यही बताना है कि जो बुद्धिजीवी है वह कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं बता दूं जो बुद्धिजीवी होता है वह ऐसे बुद्धि होता है और जीवी जो होता है वह ऐसे लिखा जाता है। याद रखेंगे यही शब्द है जो बुद्धिजीवी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए इसमें भी ये गलत हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बुद्धिजीवी का करेक्ट फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से दर्पण का हिंदी अर्थ क्या होता है। दर्पण का मतलब होता है दोस्तों शीशा या मिरर। याद रखेंगे दर्पण का मतलब होता है मिरर या शीशा। मधवा होता है बिल्कुल गलत। करवाल बिल्कुल गलत। शैलेंद्र ये भी गलत। और प्रतिमान होता है जिसको आप लोग दर्पण बोलते हैं, प्रतिमान जिसमें चेहरा फेस देखने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी वृंदावन से आ गए, वाक्य में शब्द में कौन सा कारक है। याद रखेंगे वृंदावन से आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, से है। याद रखेंगे और जब से आप लोगों को मिल जाए, कारक हिंदी में पूरे 8 प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार होते हैं हिंदी में कितने, 8 प्रकार के होते हैं। और आपको पता है कि जो 8 प्रकार के कारक होते हैं उसमें आप लोगों का एक कारक है जिसका नाम है करण या एक है अपदान। ठीक ना, 2 प्रकार के हैं, एक है आपका करण और एक है आपका अपदान। और अपदान और करण दोनों में क्या आता है, से आता है। और आपको पता है कि इसमें अपदान कहीं है नहीं तो करण होगा। याद रखेंगे वृंदावन से अलग हो रहे हैं तो करण होगा। में जो करण होता है वह से इसका चिन्ह होता है करण का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा जो एक ए शब्द है तरणी और एक शब्द ए है वह तरणी। ठीक ना, तो इसका जो करेक्ट होगा वह क्या होगा यही बताना है दोस्तों। तो इस तरणी का मतलब होता है नाव और इस तरणी का मतलब होता है सूर्य। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। आपको बता दिया कि जो आपका उपसर्ग होता है, मैंने अभी बताया जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। और जो आपका प्रत्यय होता है वह शब्द के कहाँ लगता है, तो पीछे लगता है। पीछे लगकर उसका अर्थ को बदलता है। और इक लगाना है, क्या लगाना है, इक लगाना है। और किस में लगाना है दोस्तों, पुराण में लगाना है। तो पुराण में जब आप इक को लगाइएगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा पौराणिक। क्या बनेगा दोस्तों, आपका बनेगा पौराणिक। ऑप्शन जो आप देखेंगे पुराणिक नहीं बनेगा, ये पुराणिक भी नहीं होगा। यहाँ पे पौराणिक और यहाँ पे पौराणिक, पौराणिक नहीं होगा, आपका होगा पौराणिक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दशमुख और दशानन में कौन सा समास है। समास की बात करेंगे।
समास पूरा आपका कितने प्रकार के होते हैं? समास जो होते हैं पूरे 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। और समास में एक समास है जिसमें आप लोग देखिएगा दशमुख और दशानन, ठीक ना। 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, या दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है प्यारे? इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, अर्थात इसमें किसी शब्द की प्रधानता नहीं पाई जाती है। अगला जैसे पहला शब्द दूसरा शब्द, 2 शब्द से मिलाकर आपका समास बनते हैं, 2 शब्दों के मेल को समास बोलते हैं। और इसमें दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? तो तीसरा जो होता है वो प्रधान होता है। इसमें दोनों पद की गौड़ होते हैं और तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं छलिया में प्रत्यय कौन सा है? छलिया, छलिया में आपका कौन सा प्रत्यय लगेगा? प्रत्यय जो लगता है बाद में लगता है, और छलिया में याद रखेंगे छलिया में ईया प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी जी का नाम न सुना हो? वाक्य में वो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है कि आपका मिश्र वाक्य है कि आपका सरल वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। आपका सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक शब्द की कल्पना की जाती है या एक वाक्य की कल्पना की जाती है, सरल वाक्य है नहीं। अब संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में देखेंगे, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में याद रखेंगे दो शब्दों के मेल को संयुक्त वाक्य बोलते हैं। लेकिन वही शब्द हो जाए कि पहला शब्द प्रश्न करे और दूसरा शब्द उसका आंसर दे, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता है। और इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी आधार पर आप इसको निकालेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं व्याकरण भाषा के नियम को बताता है कि काम को बताता है कि ए और बी दोनों को बताता है? याद रखेंगे जो व्याकरण होता है वह भाषा के नियम एवं काम दोनों को, कार्य दोनों की उत्पत्ति करता है या दोनों के बातों को बताता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बात कर रहा है कि पुष्प और अमूल्य कौन सा शब्द है? दोनों को ध्यान से देखेंगे कि पुष्प है और अमूल्य है, कौन सा शब्द है? तो यह आपका तत्सम शब्द है। कौन सा दोस्तों शब्द है? तत्सम, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ए ओ औ कौन सा स्वर है? याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए जो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो जब स्वर 11 प्रकार के होते हैं, इसमें ह्रस्व स्वर होते हैं और इसी में दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक ना। दीर्घ स्वर 7 प्रकार के और ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पूछा है ह्रस्व स्वर, ये तो होगा नहीं। दीर्घ स्वर ये है नहीं। संयुक्त स्वर है दोस्तों, और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जितने स्वर है ना उनमें आपको री को ले लीजिएगा और यही होते हैं दोस्तों आपके संयुक्त स्वर। ये आपके री को इसमें कैलकुलेट कर लीजिए और यही होते हैं कि आपके क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं किस क्रम में अ उपसर्ग है, ठीक ना। अनन्य में उपसर्ग अ है कि अनैतिक में है कि अनिद्र में है कि अनिर्वाच्य में है? याद रखेंगे। तो किस क्रम में अ उपसर्ग है? तो नैतिक में अ शब्द जुड़ के अनैतिक हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संविधान के प्रतिकूल हो, एक शब्द में उसे हम क्या बोलेंगे? जो संविधान के प्रतिकूल हो मतलब उसके विपरीत हो, याद रखेंगे। तो उसको असंवैधानिक बोलेंगे कि सैद्धांतिक बोलेंगे कि अवैधानिक बोलेंगे कि वैधानिक बोलेंगे? याद रखेंगे जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे असंवैधानिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंच पर अनेक विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की, तो याद रखेंगे विख्यात, मंच पर अनेक विख्यात विद्वान थे कि कुख्यात विद्वान थे कि अज्ञात थे कि अभिजात थे? याद रखेंगे। तो जो मंच पर अनेक विद्वान थे वह क्या थे दोस्तों? विद्वान हैं, इनके लिए पॉजिटिव शब्द रखेंगे। और ये विख्यात थे, बहुत ज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मंच पर अनेक क्या थे दोस्तों? विख्यात विद्वान थे और इनको देखकर दर्शकों ने इनकी क्या की दोस्तों? प्रशंसा की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सभा की सत्यता, सभा की सत्यता और अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की है कि आपका अज्ञेय का है कि जयशंकर का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो याद रखेंगे सभा की सत्यता हो गया और अंधेर नगरी हो गया और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात यहीं पे बता दूं, जयशंकर प्रसाद की आंसू झरना, कमायनी, ये शब्द इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और गोदाम जो है वह प्रेमचंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? दक्षिण भारत से कि उत्तर प्रदेश से कि आपका बंगाल से कि आपका राजस्थान से? तो जो आदिकाल का अधिकतम साहित्य था जो दोस्तों वो आपका राजस्थान प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जितेंद्री में कौन सा समास होगा। याद रखेंगे जितेंद्री जो समास होगा, द्वंद्व समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि कर्मधारय समास होगा। तो याद रखिएगा जो जितेंद्री है उसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और शब्द है तहसीलदार। ठीक ना, तो आप बताइएगा कि तहसीलदार कैसे लिखते हैं। इस प्रकार तहसीलदार लिखा जाता है कि इस प्रकार कि आपका इस प्रकार कि इस प्रकार। तहसीलदार तो होता नहीं, इसमें बड़का स तो होता नहीं और तहसीलदार होता नहीं, तहसीलदार होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो याद रखेंगे यह जो है ओष्ठ ध्वनियाँ है। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इस बात को याद रखेंगे। तालु ध्वनियाँ नहीं है, कंठ ध्वनि नहीं है, दंत ध्वनि नहीं है। ये आपकी क्या है? ओष्ठ ध्वनि है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। याद रखेंगे 23 नंबर की बात करेंगे कि जो ब्रज भाषा का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? आदिकाल को कि भक्ति काल को कि छायावाद काल को कि रीतिकाल को। याद रखेंगे ब्रज भाषा का स्वर्ण काल रीतिकाल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द होते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में हम प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, बहुत छोटी वीडियो होगी और इससे आपका प्रिपरेशन बहुत लंबा तरीके से अच्छा तरीके से हो जाएगा। तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और वीडियो के रिलेटिव एक कमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर है कि शिव का अर्थ क्या होता है? कालानाथ होता है कि रत्नाकर होता है कि दिनेश होता है कि मदनारी होता है। याद रखेंगे शिव का अर्थ जो होता है वह मदनारी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान में प्रत्यय क्या लगा है दोस्तों? तो याद रखेंगे जो बुद्धि है वह बुद्धि धन के मान से बना है और प्रत्यय जो होता है वह पीछे लगता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? मान प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रतिक्षण में उपसर्ग क्या है। याद रखेंगे तो प्रतिक्षण जो है वह प्रतिधन के क्षण से मिलकर बना है और उपसर्ग जो होता है वह आगे लगता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है उपसर्ग है दोस्तों? प्रति है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर की बात करेंगे। 28 नंबर क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म आपका उत्तर भारत से हुआ है कि आंध्र प्रदेश से हुआ है कि जम्मू कश्मीर से हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो हिंदी भाषा का जन्म है वह उत्तर भारत से हुआ है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर की बात करेंगे। 29 नंबर है त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? जो त है ध्वनि, इसका सही उच्चारण स्थान दंत है